हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल डेविल्स टेल पॉडकास्ट में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें डेविल्स टेल पॉडकास्ट को। CH1 डेविल खुराना। द विहान खुराना बेंगलो एक रोल्स रॉयल बहुत तेजी से सड़क पर भाग रही थी। कुछ ही देर में वो कार एक 50 मंजिल ऊंची बिल्डिंग के सामने थी। उस बिल्डिंग पर गोल्डन वर्ड्स में खुराना कॉरपोरेशन लिखा हुआ था। तभी दो गार्ड्स आकर कार का दरवाजा खोलते हैं। उससे एक लड़का बाहर आता है और तेज कदमों से अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है, वहां के सभी एम्प्लॉयज अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। पर वो इन सब को इग्नोर करके लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। तभी उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वहां पर एक लड़की जो आज ही आई थी, वो धीरे से अपने कॉलीग से पूछता है कि बॉस के आने पर सब इतना खामोश क्यों हो गए, पर ये बहुत हॉट है, काश ये हर रात मेरे साथ रहता। उद्धरण चिन्ह। तभी उसे उस लड़के की कठोर आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुलाता है। वो लड़की पहले तो डर जाती है, फिर सोचती है कि मैं इससे क्यों डरूं, अगर एक बार से मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए फिर तो मेरी ऐश। इतना सोचकर मुस्कुराती हुई उस लड़के के पास जाने लगती हैं और अपने टॉप को थोड़ा सा नीचे कर लेती है। उसे देखकर सारे एम्प्लॉय मन ही मन उसे कोसने लगते हैं और सोचते हैं इसे मरने की जल्दी है क्या, जो डेविल खुराना को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम दिखने में तो कुछ खास नहीं हो, लेकिन क्या तुम सच में एक मर्द को सेटिस्फाई कर सकती हो। पहले तो वो लड़की अपनी बेइज्जती सुनकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि वो अपनी बात कर रहा है, इसलिए वो सिडेक्टिव आवाज में कहती है एक बार मौका तो दीजिए सर। उसकी बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है। तभी वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है तुम लोगों ने आज तक बहुत अच्छा काम किया, और फिर उस लड़की की तरफ इशारा करके कहता है ये रहा तुम्हारा इनाम, जाओ और एंजॉय करो। इतना कहकर वो अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ चला जाता है। वही वो लड़की पीछे से सोरी सोरी चिल्लाती रहती हैं, पर वो मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखता। सभी एम्प्लॉय को उस पर दया आने लगती हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये हैं हमारे हीरो विहान खुराना। ये देखने में इतने हैंडसम है कि किसी लड़की की नज़र ना हटे। लड़कियां इनको एक झलक देखने के लिए मरती हैं, पर इन्हें लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये देखने में जितने हैंडसम है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत ही सनकी और मिस्टीरियस आदमी है। उम्र 29 साल। इनके एम्प्लॉयज इन्हें डेविल खुराना बोलते हैं। विहान जैसे ही अपने केबिन में जाता है तो उसका पीए रोहित उसे ग्रीट करता है और उसे उसकी मीटिंग के बारे में बताता है। तभी विहान के केबिन का डोर एक झटके में खुल जाता है और एक लड़का भागते हुए अंदर आता है और उसे हग कर लेता है और कहता है मेरी अनारकली, तुम मुझसे मिले बिना यहाँ कैसे आ गई। उस लड़के की बकवास सुनकर विहान उसे नीचे फेंक देता है और कहता है आरव, तुम कब अपनी हरकतें सुधारोगे, और गुस्से में उसे घूरने लगता है। तभी आरव कहता है भाई, मैं तो बस तुझे मिस कर रहा था, पर तुम हार्टलेस हो, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं, और मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। विहान उससे कहता है आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें तुम्हें भी आना है। ये कहकर वो तुरंत ही रोहित के साथ केबिन से बाहर चला जाता है। आरव मुंह बनाते हुए इसे जब देखो तब काम की पड़ी रहती है, खुद तो मशीन है ही और मुझे भी बनाना चाहता है। आरव खन्ना, विहान का बेस्ट फ्रेंड और उसका बिजनेस पार्टनर, ये भी बहुत हैंडसम है, लेकिन ये हमारे हीरो विहान से एकदम अलग हैं। ये बहुत शरारती और हंसमुख स्वभाव के हैं, पर गुस्सा आने पर विहान की तरह ही खतरनाक हो जाते हैं। उम्र 28 साल। वो भी उसके पीछे मीटिंग रूम में चला जाता है, जहां का तापमान काफी गर्म था। आरव धीरे से रोहित के कान में बोलता है आज किसने इस शैतान को जगा दिया। रोहित, देखते जाइए, सेकंड बॉस, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। विहान अपनी सीट पर सिर टिकाकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुली होने की वजह से उसका मस्कुलर सीना साफ दिख रहा था, जिसे देखकर मीटिंग रूम में बैठी हुई लड़कियों के चेहरे पर लस्ट साफ दिखाई दे रही थी। वो एक बार विहान की चेस्ट को टच करना चाहती थी, लेकिन वो सभी जानती थी कि विहान कितना क्रूअल है। तभी मीटिंग रूम में बैठा एक शेयर होल्डर खड़ा होकर बोलता है मिस्टर खुराना, आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं अपने शेयर आपको नहीं बेच सकता।
उनका साथ देते हुए दूसरा आदमी भी बोलता है, यह सही बोल रहे हैं मिस्टर खुराना, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास इस कंपनी के 60% शेयर हैं, लेकिन बाकी के 40% हमारे हैं। अगर हम अपने शेयर वापस ले लें तो आपकी कंपनी के लिए मुसीबत हो सकती है। उनकी बात सुनकर विहान अपनी आंखें खोलता है और शैतानी तरीके से उन्हें घूरते हुए बोलता है, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो दोनों आदमी डरते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी विहान तुरंत अपनी गन निकालकर एक आदमी को शूट कर देता है, जिससे वो आदमी चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। वहीं बाकी सब ये नज़ारा देखकर डर जाते हैं और अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन रोहित और आरव नॉर्मली बैठे रहते हैं। विहान गन से अपना माथा सहलाते हुए बोलता है, मुझे नफरत है उन लोगों से जो मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते। वो एक सरसरी निगाह दूसरे आदमी पर भी डालता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो तुरंत अपना पेन उठाकर सामने पड़े पेपर पर साइन कर देता है, जिसे देखकर रोहित और आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और विहान अपना सिर सीट से टीका लेता है और अपनी गन से ही सबको बाहर जाने का इशारा करता है। आरव और रोहित को छोड़कर सब बाहर चले जाते हैं और बाहर आकर अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ करने लगते हैं। मीटिंग रूम के अंदर उस आदमी की बॉडी अभी भी वैसे ही पड़ी थी। आरव, सच में तू इंसान के नाम पर जल्लाद है मेरे भाई। इतनी सी बात पर उसे मारने की क्या जरूरत थी? ज्यादा जल्दी थी हाथ पैर तोड़ देता। तेरा नाम द विहान खुराना नहीं बल्कि डेविल खुराना होना चाहिए था। विहान बिना कुछ कहे उसे घूरने लगता है और मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। आरव भी मुंह बनाकर उसके पीछे चला जाता है और रोहित वो डेड बॉडी ठिकाने लगा देता है। विहान अपनी बाकी की मीटिंग्स में बिजी हो जाता है। कुछ घंटों बाद वो अपना काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत अपने कैबिन से बाहर चला जाता है। उसे हड़बड़ी में जाते हुए आरव और रोहित भी देख लेते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। आरव, रोहित ये इतनी जल्दी में क्यों है? रोहित, बॉस सबसे ज्यादा परेशान तब होते हैं जब बात लिटिल टाइगर की होती है। आरव भी हाँ में सिर हिला देता है। वो लोग जब तक पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, विहान अपनी कार लेकर जा चुका था और सभी बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ ही थे। वो दोनों भी उसे फॉलो करने लगते हैं। कुछ देर के बाद एसटी मॉरिस स्कूल, ये स्कूल बेंगलोर का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का बेस्ट किंडरगार्टन था, जहां पर सभी अमीर बच्चे पढ़ने आते थे। ये स्कूल विहान ने ही बनवाया था। प्रिंसिपल्स ऑफिस, आखिर विहान इतना घबराया हुआ क्यों है? जानने के लिए पढ़ते रहिए CH2। अब तक आपने पढ़ा। विहान अपना काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत अपने कैबिन से बाहर चला जाता है। उसे हड़बड़ी में जाते हुए आरव और रोहित भी देख लेते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। आरव, रोहित ये इतनी जल्दी में क्यों है? आरव भी हाँ में सिर हिला देता है। वो लोग जब तक पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, विहान अपनी कार लेकर जा चुका था और सभी बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ ही थे। वो दोनों भी उसे फॉलो करने लगते हैं। अब आगे एसटी मॉरिस स्कूल, ये स्कूल बेंगलोर का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का बेस्ट किंडरगार्टन था, जहां पर सभी अमीर बच्चे पढ़ने आते थे। ये स्कूल विहान ने ही बनवाया था। प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल खड़ा होकर डर की वजह से कांप रहा था और वहीं उसके सामने विहान अपने डेविल रूप में खड़ा था। विहान गरजती आवाज में, इतनी सिक्योरिटी होते हुए एक बच्चा स्कूल से बाहर कैसे चला गया? प्रिंसिपल डरते हुए, आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, पर आप जानते हैं ना आपका बेटा कितना शरारती है। उनकी बात सुनकर विहान गुस्से से उनको घूरने लगता है और मन में सोचता है, एक तो मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा, ऊपर से मेरे ही बेटे की गलती बता रहा है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले एक बार उस शैतान को ढूंढ लूं। वो गुस्से से प्रिंसिपल के कैबिन बाहर निकल जाता है। बाहर वो सभी गार्ड्स सर झुका कर खड़े थे, जिन्हें उसने अपने 6 साल के बेटे वेद के सिक्योरिटी के लिए हायर किए थे। विहान उन पर चिल्लाते हुए, निक्कमो, तुमसे एक काम भी नहीं होता। तुम लोग एक 6 साल के बच्चे को भी नहीं संभाल पाए। क्या मैं तुम्हें मुफ्त में रोटियां तोड़ने के पैसे देता हूँ? अगर मेरे बेटे को एक भी खरोच आए तो तुम लोग अच्छे से जानते हो कि विहान खुराना कौन है।
उसे गुस्से में देखकर सभी बॉडीगार्ड्स बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि उनका बॉस कितना क्रूएल है। तभी वहां पर रोहित भागते हुए आता है और बोलता है, बॉस हमें लिटिल टाइगर की लोकेशन मिल गई है। उसकी बात सुनकर बिना बिना वक्त गवाए कार में जाकर बैठ जाता है। आरव और रोहित भी उसके साथ वहां से निकल जाते हैं। वही स्कूल से कुछ दूरी पर एक 6 साल का बच्चा रोड पर भागते हुए जा रहा था। उसने ब्लैक कलर की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और अपने कंधों पर एक छोटा सा स्कूल बैग टांगा हुआ था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। आते जाते लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, लेकिन वो अपनी मस्ती में भाग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि बिहान का क्यूट सा बेटा वेद है, जो अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए स्कूल से भाग आया था। वेद खुद से, जल्दी भाग वेद, अगर डैड ने पकड़ लिया तो बहुत सारी डांट पड़ेगी और फिर मैं मम्मा को भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। वेद अभी सही से नहीं बोल पाता था। थोड़ी दूर जाने पर वो रुक जाता है और अपने पेट पर हाथ रखकर बोलता है, मम्मा तो नहीं मिली, लेकिन मेरे टमी में एलिफेंट की फाइट स्टार्ट हो गई है। पहले मुझे इन्हें टेस्टी चॉकलेट खिलाने चाहिए, फिर उसके बाद में मम्मी को ढूंढ लूंगा। वो इधर उधर देखता है तो कुछ दूरी पर उसे एक पार्क दिख जाता है। वह भागते हुए उस पार्क में जाता है और एक झूले पर बैठकर अपने बैग से चॉकलेट निकालकर खाने लगता है। तभी पीछे से कुछ लड़के आकर उसके हाथ से चॉकलेट छीन लेते हैं। वेद झूले से उतरकर, आप लोगों ने मुझसे मेरी चॉकलेट क्यों छीनी? मुझे मेरी चॉकलेट वापस दो। वो लड़का अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, अगर ले पाओ तो ले लो अपनी चॉकलेट। वेद जैसे ही अपनी चॉकलेट लेने वाला होता है, वो लड़के अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। वेद बार बार जंप करके चॉकलेट लेने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता, जिसे देखकर वह लड़के हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वेद रोते हुए, आप लोग बहुत बुरे हो, मैं अपने डैड से तुम लोगों की कंप्लेन करूंगा। आगे खड़ा लड़का उसके पीछे की तरफ धक्का देकर बोलते हैं, चल छोटू, बुला अपने डैड को। वेद उस लड़के को पीछे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उम्र में उससे 2 साल बड़ा था और ताकतवर भी। वो लड़के उसे पीछे धक्का देते हैं। वेद गिरने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है। वेद पीछे मुड़कर देखता है तो एक खूबसूरत सी लड़की जो उसकी उम्र की थी, उसने उसे पकड़ रखा था। ये देखकर वेद का दिल गार्डन होने लगता है और वो अपने होठ पर हाथ रखकर बोलता है, तुझे देखा तो ये जाना छनम सनम प्यार होता है, दीवाना छनम सनम। उसका गाना सुनकर वो लड़की और वो लड़के उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं, पर हमारा शरारती वेदू तो उस लड़की में ही खोया हुआ था। भले ही वो 5 साल का था, लेकिन उसे वो बहुत शरारती था। उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थी, जिस वजह से वो हमेशा विहान के लिए लड़की ढूंढता था और रोहित आरव का ब्रेकअप करता था। वो लड़की उसे इग्नोर करके उन लड़कों के सामने खड़ी हो जाती है और उसे घूरते हुए बोलती है, क्यों मोंटी, तू इसको क्यों परेशान कर रहा है? मोंटी, विशु, तू हमारे मैटर से दूर रह और यहाँ से निकल। वेद जो विशु के इग्नोर करने से चिढ़ गया था, वो उसका नाम सुनकर खुश हो जाता है और उसका हाथ खींचकर बोलता है, एंजल, तुम्हारा और मेरा नाम कितना मिलता है ना, मैं वेदू और तुम मेरी विशु। विशु चिढ़ते हुए, चुप करो। मोंटी आगे बढ़कर वेद का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन विशु वेद का हाथ पकड़कर उस अपने पीछे करती है और एक किक मोंटी के पेट में मरती है, जिससे मोंटी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वेद खुशी से उछलने लगता है। मोंटी के साथ खड़े लड़के विशु को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन विशु उन्हें भी बहुत मारती है, जो देखकर वेद तो खुशी से पागल हो जाता है और मन में सोचता है, वाह, एंजल तो कितनी पावरफुल है, मैं इन्हें अपना बॉडीगार्ड बना लूंगा। सब लड़कों को पीटने के बाद विशु बोलती है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है। तभी वेद जंप करके उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और बंदर के बच्चे की तरह उसे चिपकते हुए बोलता है, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। विशु, तुम बंदर के बच्चे, मेरी पीठ से नीचे उतरो और ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए। वेद उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है,
मैं तो यहाँ अपनी मम्मा को ढूंढने आया था और मैं बंदर का बच्चा नहीं अपने डैडी का बच्चा हूँ। विशु, अच्छा ठीक है, अब नीचे उतरो और मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है। वेद, पहले मुझे टेस्टी सा फूड खिलाओ और फिर उसके बाद में आपकी पीठ से नीचे उतरूंगा। विशु खुद से, क्या मुसीबत है, अगली बार किसी की भी मदद नहीं करूंगी। बेचारी विशु वेद को अपनी पीठ पर लाद कर पार्क के कोने में बनी एक शॉप पर चली जाती है और पूछती है, बताओ लिटिल मंकी तुम क्या खाओगे। वेद, मैं ज्यादा कुछ नहीं खाता, आप बस मुझे व्हाइट सॉस पास्ता, चीज पास्ता, रेड सॉस पास्ता, मसाला पास्ता और कुछ नहीं, बस इतना ही। ये बोलकर वो अपना निचला होठ बाहर निकाल लेता है और मासूम सी शक्ल बना लेता है। वही विशु ये सुनकर हैरान थी और बोलती है, बस इतना, अरे मेरे बाप तू ना मुझे ही खा ले। उसकी बात सुनकर वेद झूठे आंसू बहाते हुए बोलने लगता है, ये भगवान, इस बड़ी सी दुनिया में कोई इस मासूम और गरीब बच्चे को पास्ता भी नहीं खिला सकता। ये बोलकर वो उदास सी शक्ल बना लेता है। विशु उसे घूरकर ऊपर से नीचे तक देखती है और मन में, मासूम और गरीब ये किस एंगल से। तभी उसे वेद की बेसुरी आवाज सुनाई देती है जो ड्रामा करते हुए गाना गा रहा था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी चुनेगा सुनेगा, तुम एक प्लेट पास्ता दोगे वो भर पेट देगा। विशु इरिटेट होकर वहीं पर एक सीट पर बैठ जाती है और बोलती है, चुप हो जाओ मेरे बाप, मैं तुम्हें खिला रही हूँ पास्ता। उसकी बात सुनकर वेद की आंखों में चमक आ जाती है और वो उसकी पीठ से उतर कर जाता है, जिससे विशु को थोड़ा आराम मिलता है क्योंकि वह भी वेद की ही उम्र की थी, लेकिन वो फिजिकली काफी स्ट्रांग थी। इससे पहले कि विशु कुछ पल सुकून से बैठ पाती, वेद आगे आकर उसकी गोद में बैठ जाता है और बोलता है, एंजल जल्दी भूख लगी है। विशु थक हार कर वेद की बताई हुई सारी चीजें ऑर्डर कर देती हैं जो थोड़ी ही देर में वहां आ जाती हैं। डिशेस को देखकर तो वेद अपनी एंजल को भूल जाता है और भूखों की तरह जल्दी जल्दी से सारा खाना खाने लगता है। वो खा कम रहा था और अपने फेस पर लगा ज्यादा रहा था, जिसे देखकर विशु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसके गाल खींचकर बोलती है, लिटिल हंग्री मंकी। वेद विशु को अपने बारे में बताता हुआ अपना खाना एंजॉय करने लगता है। वही कोई था जिसे ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनटाइटल्ड चैप्टर। आई होप आप सबको स्टोरी पसंद आएगी। टू स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने पढ़ा, विशु थक हार कर वेद की बताई हुई सारी चीजें ऑर्डर कर देती हैं जो थोड़ी ही देर में वहां आ जाती हैं। डिशेस को देखकर तो वेद अपनी एंजल को भूल जाता है और भूखों की तरह जल्दी जल्दी से सारा खाना खाने लगता है। वो खा कम रहा था और अपने फेस पर लगा ज्यादा रहा था, जिसे देखकर विशु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसके गाल खींच कर बोलती है, लिटिल हंग्री मंकी। अब आगे वेद विशु को अपने बारे में बताता हुआ अपना खाना एंजॉय करने लगता है। वही कोई था जिसे ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि विहान, आरव और रोहित थे, जो यहाँ पर वेद को ढूंढते हुए आए थे। आरव विहान से, भाई तेरे बेटे ने अपनी मम्मी ढूंढते ढूंढते गर्लफ्रेंड कब ढूंढ ली। देख तो यहाँ हम सिंगल बैठे हैं और ये जनाब किसी लड़की की गोद में बैठकर खाना खा रहा है। रोहित, ये लिटिल टाइगर तो हमसे 2 कदम आगे निकला। इसकी वजह से ना जाने हमारे कितने ब्रेकअप हुए हैं और ये यहाँ पर इस उम्र में ही लड़की पटा रहा है। विहान उन दोनों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। उसके बॉडीगार्ड सबको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर विशु और वेद चौंक जाते हैं। वेद सामने देखता है तो विहान गुस्से से उसकी तरफ से चलकर आ रहा था। ये देखकर वेद अपना खाना छोड़कर विशु से चिपक जाता है। ये देखकर विहान अपनी आंखें छोटी कर लेता है और उससे गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल से भागने की वेद खुराना। उसकी डरावनी आवाज सुनकर तो विशु भी डर जाती है और वही वेद के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती। वह जानता था कि इस वक्त उसके डैड बहुत गुस्सा होंगे। वहीं उन्हें डरता हुआ देखकर आरव उनके पास आता है और विहान से बोलता है, रिलैक्स विहान, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, वो बच्चा है। विहान खुद को शांत करके सामने पड़ी चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, वेद मैंने आपसे मना किया था ना कि आप कोई शरारत नहीं करेंगे। आपको पता है सब आपके लिए कितना परेशान हो गए थे।
वेद धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी डैड, पर मैं मम्मा को ढूंढने निकला था और फिर मुझे भूख लगी है तो मैं यहाँ आ गया। रोहित, कोई बात नहीं मेरे लिटिल टाइगर, अब ये बताइए कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? वेद एक्साइटेड होते हुए बोलता है, अरे चाचू ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी प्रोटेक्टर है। इन्होंने मुझे बैड बॉय से बचाया और मेरे लिए उनसे फाइट भी की। विहान विशु को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने वेद की हेल्प क्यों की? विशु उसे ग्रीट करके, हेलो सर मेरा नाम विश सिंह है। वेद मासूमियत से, पर एंजल आपने तो कहा था कि आपका नाम विशु है। विशु उसके गाल खींचकर, वो मेरा निकनेम है और अब तुम्हारे डैड आ गए हैं तो तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे भी घर जाना है। उसके जाने की बात सुनकर वेद उससे बुरी तरह लिपट जाता है और बोलता है, नहीं मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप भी मेरे साथ चलो। डैडी मेनली मेरी एंजल को मेरे साथ ले चलो ना, मैं इन्हें अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा। आरव टिश्यू से उसका फेस साफ, वेदू देखो जिद नहीं करते, आपकी एंजल की मम्मा उनके लिए परेशान हो रही होंगी ना। लेकिन वेद विशु को नहीं छोड़ता। विशु उसके गाल खींचकर, लिटिल मंकी अभी मुझे जाने दो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। उसके मानने पर वेद उसके गालों पर किस करके अपने हाथ ऊपर कर देता है। आरव मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेता है और उसे कार की तरफ ले जाता है। वही विहान जो किसी को थैंक यू नहीं बोलता था वो बस विशु के सिर पर हाथ फेरता है और वहां से जाने लगता है। तभी वेटर वहां पर बिल लेकर आ जाता है। रोहित उसे पे करता है, विहान के पीछे चला जाता है। उनके जाने के बाद विशु अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर जाम हो गए थे। विशु विहान को कोसते हुए, अब ये शैतान बच्चा मुझे ना ही मिले तो अच्छा होगा। मेरे पैरों का क्या हॉल किया है इसने, और इसके वो डेंजरस डैडी मुझे एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते हो। वह भी उठकर अपना घर के लिए निकल जाती है। विहान वेद के साथ घर पहुंचता है तो वेट भागते हुए अपने रूम की तरफ जाने रखता है क्योंकि उसे पता था कि विहान अब उस पर गुस्सा करेगा। विहान उसके पीछे जाने वाला होता है कि तभी रोहित उसके पास आता है और बोलता है, बॉस आज शाम को आपकी द मून होटल में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसकी बात सुनकर विहान हाँ में सिर हिलाता है और अपने स्टडी रूम में चला जाता है। उसके पीछे पीछे आरव और रोहित भी चले जाते हैं। वहीं वेद का रूम, वेद अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागता हुआ अपने रूम में आता है और गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, आज तो मैं बच गया, लेकिन डैडी जरूर मुझसे गुस्सा होंगे और अगर उन्होंने मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी तो मैं मम्मा को कैसे ढूंढूंगा। वो अपना सिर सहलाते हुए पूरे रूम में टहलने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई कठिन मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो। उसका रूम पूरे खुराना मेंशन का सबसे क्यूट रूम था, जिसे विहान ने खुद डिजाइन किया था। पूरा रूम डोरेमन थीम पर बेस था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है, ये आइडिया जरूर काम करेगा, लेकिन मुझे सबसे पहले बीजी को अपने प्लान में शामिल करना होगा। वो अभी कुछ सोच रहा था कि तभी उसके रूम का गेट होता है और एक 53 साल की औरत अंदर आती है और उसे घूरते हुए बोलती है, तो आज आपने कौन सी नई शैतानी की मेरे लिटिल टाइगर। वेद भागते हुए उनकी गोद में चढ़ जाता है और उनके गालों पर किस करके बोलता है, आले मेली क्यूट सी बीजी, मैं कहाँ कुछ शैतानी करता हूँ, मैं तो दुनिया का सबसे मासूम बच्चा हूँ। बीजी उसके कान खींचते हुए बोलती है, अब तुम्हारे दिमाग में कौन सी नई खुराफात चल रही है छोटे शैतान, जो तुम इतना मस्का लगा रहे हो। उनकी बात सुनते वह अपने दांत दिखा देता है और उन्हें कुछ बताता है, जिसे सुनकर बीजी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, अगर विहान बाबा को पता चल गया ना तो वह तुम्हारे साथ है, मुझे इस घर से निकाल देंगे। वेद, बीजी मान जाओ ना, अगर डैडी ने हमें गलत घर से निकाला तो मैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और हम आराम से इस विला में रहेंगे। उसकी नौटंकी देखकर बीजी हैरान थी और उसके गालों पर चुटकी काटकर बोलती है, लिटिल टाइगर आप बहुत शैतान हो रहे हो, लगता है मुझे बाबा से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। इस बार आपकी कोई विश पूरी नहीं की जाएगी। अब आप चलो और चेंज करो क्योंकि उसके बाद आपको लंच भी करना है।
वेद उनकी गोद से नीचे उतरता है और झूठे आंसू बहाते हुए बोलता है, हे भगवान, इस दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए तो कोई मेरी विश पूरी ही नहीं करता। ये मासूम सा बच्चा इस जालिम दुनिया में कैसे जिंदा रहेगा, आप मुझे अपने पास बुला लो। उसकी नौटंकी और इमोशनल अत्याचार देखकर बीजी अपना सर पटक लेती हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं, नौटंकी बंद कर, मेरे बाप जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज अपने ये झूठे आंसू बहाना बंद करो। उनकी बात सुनते ही वेद तुरंत अपने आंसू पोंछ लेता है और दांत दिखाते हुए पूछता है, तो चलो जल्दी से जो मैंने आपसे कहा वह पूरा करो। बीजी लाचारी से अपना सिर हिला देती है और फिर लैपटॉप लेकर उसमें कुछ करने लगती है। वेद उनके बगल में खड़ा होकर लैपटॉप स्क्रीन को घूरते हुए बोलता है, अब तो मेरी मम्मी को आने से पापा भी नहीं रोक सकते। इतना बोलकर वो शैतानी से मुस्कुराने लगता है। बीजी खुराना विला की केयरटेकर थी। इनका रियल नाम सुनीता है और सब इन्हें बीजी कहते हैं। बिहान भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और ये रोहित की माँ है। कोष्टक, तो इस बार क्या शरारत की होगी वेद ने। विहान का डेविल रूप, विधि और विहान की पहली किस। हेलो रीडर्स, यह मेरी नई कहानी है, इसलिए प्लीज आप लोग कमेंट्स और रेटिंग जरूर दे ताकि मुझे भी कहानी को और अच्छा लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। अब तक आपने पढ़ा। बीजी लाचारी से अपना सिर हिला देती है और फिर लैपटॉप लेकर उसमें कुछ करने लगती है। वेद उनके बगल में खड़ा होकर लैपटॉप स्क्रीन को घूरते हुए बोलता है, अब तो मेरी मम्मी को आने से पापा भी नहीं रोक सकते। इतना बोलकर वो शैतानी से मुस्कुराने लगता है। बीजी खुराना विला की केयरटेकर थी। इनका रियल नाम सुनीता है और सब इन्हें बीजी कहते हैं। बिहान भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और ये रोहित की माँ है। कोष्टक, अब आगे। शाम का वक्त। होटल द मून। होटल के प्राइवेट रूम के अंदर का माहौल काफी ज्यादा गर्म था। वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उन्हीं के सामने हेड की चेयर पर बैठा विहान उन्हें बुरी तरह से घूर रहा था। विहान के बगल में बैठा एक आदमी जिसका नाम स्टीफन था, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बोलता है, मिस्टर विहान, आप ये डील कैंसिल नहीं कर सकते, इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा और मेरी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। विहान सिगरेट से धुआं छोड़ते हुए, हु केयर्स मिस्टर स्टीफन, ये बात आपको मेरी राइवल कंपनी से डील करने से पहले सोचना चाहिए था, मुझे दोगले लोगों से नफरत है। ये सुनकर स्टीफन चुप हो जाता है, क्योंकि उसने विहान की राइवल कंपनी के साथ से सीक्रेट डील साइन की थी। मिस्टर स्टीफन की हालत खराब हो रही थी क्योंकि वह जानते थे कि विहान को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वह बुरी तरह से डरे हुए थे। उनकी ये हालत देखकर उनके बगल में बैठी उनकी बेटी, जिसका नाम जेनी था, वह अपनी सीट से उठती है और विहान के पास जाकर उसके ऊपर झुक जाती है और विहान के चेस्ट पर उंगलियां फिराते हुए सिडेक्टिव टोन में बोलती है, हेलो मिस्टर विहान, मैं जानती हूँ कि मेरे डैड से गलती हुई है, लेकिन आप चाहे तो मैं उसकी कीमत देने को तैयार हूँ। उसकी हरकत देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि वह सभी विहान के असली रूप से वाकिफ थे। जेनी के डैड भी अपनी बेटी की हरकतें देखकर अपना सिर पीट लेते हैं और मन ही मन बोलते हैं, इस लड़की ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वही विहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे नहीं पसंद था कि कोई लड़की उसे टच करे, लेकिन जेनी की बातें सुनकर उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, ओ रियली मिस जेनी, आप मुझे पे करना चाहती हैं। उसकी बात सुनकर जेनी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपने प्लान में कामयाब हो गई है, लेकिन वह अभी द विहान खुराना को जानती नहीं थी। विहान शैतानी मुस्कान के साथ जेनी को देखता है और अपने पास में खड़े बॉडीगार्ड से बोलता है, श्याम, मैंने सुना कि तुम्हारी बहन को आइस ट्रांसप्लांट की जरूरत है। उसकी बात सुनकर श्याम आगे आता है और सर झुकाकर बोलता है, जी बॉस। विहान, इस लड़की को ले जाओ और इसकी आंखें निकाल लो। उसकी बात सुनकर मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जेनी डरते हुए, मिस्टर विहान, यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे माफ है। उसकी बात खत्म होने से पहले ही विहान अपना खंजर निकालकर उसकी उंगलियों पर चला देता है, जिससे उसकी उंगलियां जमीन पर गिर जाती हैं और लूसी की चीख निकल जाती है।
उसके हाथ से बहता हुआ खून फ्लो पर गिर रहा था, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे संभाल सके। विहान चेयर से खड़ा होता है और टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए बोलता है, आई डोंट लाइक योर टच एंड आई हेट द वुमेन लाइक यू। मीटिंग इज ओवर नाउ। उसके इतना बोलते हैं मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं। श्याम और दूसरे बॉडीगार्ड जेनी को खींचते हुए बाहर ले जाने लगते हैं और मिस्टर स्टीफन भी रोते हुए उनसे अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब इम्पॉसिबल था। उन सब के जाने के बाद विहान अपनी पॉकेट से दूसरी सिगरेट निकालता है और उसे जलाते हुए रोहित से बोलता है, क्लीन द मेस। रोहित पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है। कुछ ही मिनट में पूरा रूम साफ हो जाता है। आरव सोफे पर लेटते हुए बोलता है, भाई लड़कियों के साथ इतना भी रूड नहीं होना चाहिए। कुछ भी कहो थी तो गजब, तुझे एंजॉय नहीं करना था तो मुझे दे देता। उसकी बात सुनकर विहान उसे बुरी तरह घूरने लगता है तो आरव अपना डर छुपाते हुए बोलता है, देख मुझे घूरना बंद कर, मैं तेरी इन काली आंखों से डरता नहीं हूँ। और मैंने गलत क्या बोला तुझे पता है ना कि वेद हमेशा अपनी मम्मा को याद करता है और कई बार वह स्कूल से भी भाग चुका है। तुझे नहीं लगता कि तुझे अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए जो कि तेरा और वेद का ध्यान रखे। तुझे एक वाइफ की जरूरत हो या ना हो, लेकिन वेद को माँ की जरूरत है, अपने लिए ना सही तो उसके लिए शादी कर ले। विहान चिल्लाते हुए, शट अप मिस्टर आरव सिंह, ना हाय मुझे वाइफ की जरूरत है और ना ही मेरे बेटे को माँ की, मैं अकेला काफी हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठता है और रूम से बाहर चला जाता है। उसके पीछे ही आरव और रोहित भी चले जाते हैं। वही होटल के दूसरे रूम में एक लड़की बेड पर लेटे हुए थे जिसकी आंखों में आंसू और डर भरा हुआ था और उसके बाल भी पूरे बिखरे हुए थे। उसके डर से थरथराते होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल थे। वो अपने सामने खड़े आदमी को डरते हुए देख रही थी और बोलती है, देखो मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके सामने खड़ा आदमी उसका पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मक्कारी से हंसते हुए बोलता है, बताएगी तू तब ना जब मैं कुछ बताने लायक छोड़ूंगा। बहुत दिनों से तुझ पर मेरी नजर थी विधि डार्लिंग, और आज देख तू मेरे बिस्तर पर है। तेरी जैसी लड़कियों की जगह यही होती है हमारे हम मर्दों के नीचे। वैसे बहुत खूबसूरत है तू, एकदम किसी परी की तरह। तेरे साथ तो मैं अपनी जिंदगी की हर रात बिताने को तैयार हूँ, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती। वो लड़की जिसका नाम विधि था वो छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उससे ज्यादा ताकतवर था। विधि अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारती है, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। विधि अपने बैग से उठती है और रूम का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ बदहवास सी भागने लगती है। उसे भागता देखकर उस रूम के बाहर खड़े आदमी भी उससे फॉलो करने लगते हैं। विधि भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है। जल्दबाजी में उससे ध्यान ही नहीं था कि वह लिफ्ट किसी की प्राइवेट लिफ्ट है। वो लिफ्ट के पास पहुंचती है कि तभी उसका पैर फिसलता है। उसका सिर लिफ्ट में लगने वाला ही होता है कि उस लिफ्ट का डोर खुल जाता है और वह सामने खड़े लड़के पर गिर जाती है और गलती से उन दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं, जिससे विधि और उस लड़के दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। वो आदमी भी विधि के पास आते हैं, लेकिन उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने कदम पीछे ले लेते हैं, क्योंकि उनके सामने बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह विहान खुराना था। जी हाँ, विधि जिसके ऊपर गिरी वो कोई और नहीं बल्कि विहान ही था। जिस लड़के को लड़कियों का टच तक नहीं पसंद, उससे एक लड़की ने केस कर दिया। क्या करेगा विहान हमारी मासूम सी विधि के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। चैप्टर 5 विधि रॉक्ड विहान शॉक्ड। हेलो रीडर्स, यह मेरी नई कहानी है, इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट्स और रेटिंग जरूर दें ताकि मुझे भी कहानी को और अच्छा लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। आजकल इतनी बारिश होती है कि मेरे एरिया में लाइट ही नहीं आती, जिस वजह से फ़ोन नहीं चार्ज होता और मैं चैप्टर नहीं दे पाती। अब तक आपने पढ़ा, विधि का पैर फिसलता है, उसका सिर लिफ्ट में लगने वाला ही होता है कि उस लिफ्ट का डोर खुल जाता है और वह सामने खड़े लड़के पर गिर जाती है और गलती से उन दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं, जिससे विधि और उस लड़के दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है।
वो आदमी भी विधि के पास आते हैं लेकिन उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने कदम पीछे ले लेते हैं क्योंकि उनके सामने बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह बिहान खुराना था। अब आगे विधि जिसके ऊपर गिरी वो कोई और नहीं बल्कि विहान ही था। विधि अपनी आंखें बड़ी करके विहान के हैंडसम फेस को ही घूर रही थी। वही विहान तो विधि के मासूम चेहरे और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में ही खो गया था। वही विधि भी एकटक उसे ही देख रही थी। ये देखकर तो मानो आरव और रोहित को हार्ट अटैक ही आने वाला था। रोहित आरव से, सेकंड बॉस मुझे पिच कीजिए, मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरे बॉस को किसी लड़की ने किस कर दिया। आरव उसके हाथ पर जोर से पिंच करता है जिससे रोहित की चीख निकल जाती है। आरव, पता नहीं ये डेविल खुराना अब इस मासूम के साथ क्या करेगा। वही रोहित की चीख सुनकर विधि होश में आती है और विहान के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन ये विहान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इस लड़की के रसीली होठों को और टेस्ट करना चाहता था। विधि के बालों से आ रही खुशबू उसे बहका रही थी। वो विधि की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके नाजुक होठों पर अपनी सख्त होठ रख देता है। ये देखकर तो बेचारे रोहित और आरव बेहोश ही होने वाले थे। विधि भी हैरान हो जाती है और उसे धक्का देने लगाती है, लेकिन विहान तो पागलों की तरह उसके होठों को चूमे जा रहा है। वो ये भी भूल चुका था कि वो अभी लिफ्ट के बीच में ही है। करीबन 20 मिनट की पैसिनेट किस के बाद विधि की सांसें उखड़ने लगती हैं तो विहान को खुद पर से धक्का देने लगती है। विहान बेमन से उसे छोड़ता है। उसके छोड़ते ही विधि उसके सीने पर सर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। विहान के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जिस वजह से वो विधि की सांसें अपने सीने पर साफ महसूस कर सकता था। इतना ही काफी था दोबारा उसके दिल में अरमान जगाने के लिए। वो खुद कंफ्यूज था कि क्यों वह इस लड़की की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है। तभी विधि उसके ऊपर से उठती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये बोलने के बाद वह अपने बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकाने लगती है और अपने गुलाबी होठों का पाउट बना लेती है। वह इस समय किसी छोटी बच्ची के जैसी लग रही थी जिससे उसकी फेवरेट कैंडी छीन ली गई हो। वहां मौजूद सभी लोग तो उस क्यूट और मासूम लड़की के ड्रामे को देखकर हैरान थे। विहान भी हैरानी से उस लड़की को ही देख रहा था और मन में सोचता है, इस लड़की के ड्रामे तो वेद से भी ज्यादा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे, द ग्रेट विहान खुराना से ऐसे बात करने की, शायद ये मुझे जानती नहीं है। लेकिन उसके मुंह से हस्बैंड शब्द सुनकर विहान की आंखें छोटी हो जाती हैं। रोहित, आरव से भाई आज तो चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये छोटी सी लड़की डेविल से भिड़ रही है। वो दोनों मन ही मन विहान पर हंस रहे थे और विधि के लिए प्रे कर रहे थे। विहान अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपनी शर्ट को साफ करते हुए बहुत ही एटीट्यूड से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की सिली गर्ल, वह तुम थी जो मुझ पर आकर गिरी थी। विधि मुंह बनाते हुए, मैं तो गलती से गिरी थी लेकिन आपने मुझे जानबूझकर किस किया और वो भी पूरे 20 मिनट। आपने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने पति को फेस करूंगी, अपने आंसू पोंछते हुए, और अगर उसने मुझे तलाक दे दिया तो हाया। वह दहाड़े मारकर रोने लगती हैं जिससे विहान इरिटेट हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, रोना बंद करो और मुझे लगता है तुम्हारा पति तुमसे तलाक लेकर खुश होगा क्योंकि उसे तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ लड़की की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। ये सुनकर तो विधि की राखी सावंत जागृत हो जाती है और उसका लड़ाई मोड ऑन हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बोलने की, आप बेवकूफ़ है और खड़ूस भी, ना तो शक्ल अच्छी है और ना ही बातें अच्छी करते हैं। आपने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली, आपसे अच्छा तो वो रमेश है। आरव जो इतनी देर से ये लड़ाई एंजॉय कर रहा था, नए कैरेक्टर के बारे में सुनकर बीच में कूदते हुए बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, पहले ये बताओ ये रमेश कौन है तुम्हारा पति? विधि, अरे बुद्धू, वो रमेश ना एक कैब ड्राइवर है जो मेरे घर के बगल में रहता है।
विधि विहान का कंपैरिजन एक कैब ड्राइवर से कर रही है। ये सुनकर तो वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और विधि को ऐसे देखने लगते हैं मानो वो कोई पागल हो। रोहित और आरव तो अपना पेट पकड़कर हंसना चाहते थे, लेकिन विहान के गुस्से भरी शक्ल देखकर वह दोनों कुछ नहीं कर पाते। विहान गुस्से से विधि के पास आता है और कसकर उसका कंधा पकड़ते हुए बोलता है, तुम पिद्दी लड़की, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये अजीब से वर्ड्स बोलने की, और तुम मेरा कंपैरिजन एक कैब ड्राइवर, एक आम इंसान से कर रही हो? विधि उसकी तेज आवाज सुनकर डर जाती है। ये सच था कि विधि उसे नहीं जानती थी, क्योंकि विहान हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहता था और न्यूज़पेपर में भी उसकी फोटोज बहुत ही कम छपती थी। और इसका दूसरा कारण ये था कि विधि को बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन विहान का ऑरा और उसके आसपास खड़े बॉडीगार्ड और विहान के महंगे कपड़ों को देखकर वह समझ जाती है कि इस बार उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। लेकिन ये ठहरी हमारी जिद्दी विधि, ये कहा इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? वो विहान को खुद से दूर धक्का देती है और बोलती है, क्यों, क्या आपकी 4 टांगे और 2 आंखें हैं जो आप एक आम इंसान नहीं है? ये सुनकर तो विहान का दिमाग ही खराब हो जाता है और रोहित आरव तो मन ही मन विधि की तारीफ करने लगते हैं। विहान अपने दांत पीसते हुए, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, पता नहीं तुम्हारा पति तुम्हें कैसे झेलता है? विधि नॉर्मली, कौन सा पति, कैसा पति, मेरा तो कोई पति ही नहीं है। विहान, तो फिर इतनी देर से क्यों गला फाड़ रही हो कि हाय मैं लुट गई, अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊंगी, कहीं वह मुझे डाइवोर्स ना दे दे? विधि बहुत मासूमियत से, हाँ तो अगर मेरे फ्यूचर हस्बैंड को पता चला कि मैंने पहले ही किसी को किस किया हुआ है तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा ना? ये सुनकर तो विहान के साथ साथ आरव और रोहित का भी दिल कर रहा था कि वह अपना सर फोड़ ले। विहान चिल्लाते हुए, तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पता है आज तक मुझे किसी ने पूरी जिंदगी में इतना इरिटेट नहीं किया जितना तुमने आधे घंटे में किया है। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट देने वाला हूँ। पनिशमेंट वर्ड सुनकर विधि डर जाती हैं। विहान, रोहित, इस लड़की की जुबान बहुत चलती है, इसलिए इसकी जुबान अभी और इसी वक्त काट दो। इतना बोलकर वह अपने हाथ से अपना खंजर निकालता है, जिसे देखकर तो विधि के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वो मन में सोचती हैं, हे गन्नू जी, गणपति जी, आपने इस मासूम को किस खूंखार जानवर के सामने डाल दिया? क्या ये सच में मेरी प्यारी जुबान काट देगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बातें किसे सुनाऊंगी, और फिर मेरी बच्ची का क्या होगा? अब हमारी प्यारी विधि को क्या पता कि अपनी जिन बातों को वो प्यारी प्यारी बातें बोल रही हैं वो किसी अच्छे खासे इंसान को पागल करने के लिए काफ़ी थी। कोष्टक। वो हकलाते हुए विहान से बोलती है, देखिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गलती आपकी थी, अगर आपने मुझे टच भी किया तो मैं। विहान उसके पास आते हुए, तो तुम क्या करोगी मिस बकबक? विधि उसके थोड़ा करीब आकर बोलती है, तो मैं आपको मारकर भाग जाऊंगी। इतना बोलकर वो अपने घुटनों को मोड़कर विहान के प्राइवेट पार्ट पर मारती है, जिससे विहान की चीख निकल जाती है और वही बाकी सब हैरान हो जाते हैं। विधि मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। विहान जोर से चिल्लाता है, आई विल किल यू मिस बकबक। क्या करेगा विहान विधि के साथ? क्या विधि खुद को विहान से बचा पाएगी? 6 शादी, कौम का लोचा और वेड की शरारत पड़ी विहान पर भरी। अब तक आपने पढ़ा। विहान उसके पास आते हुए, तो तुम क्या करोगी मिस बकबक? विधि उसके थोड़ा करीब आकर बोलती है, तो मैं आपको मारकर भाग जाऊंगी। इतना बोलकर वो अपने घुटनों को मोड़कर विहान के प्राइवेट पार्ट पर मारती है, जिससे विहान की चीख निकल जाती है और वही बाकी सब हैरान हो जाते हैं। विधि मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। मैं स्टोरी में शायद ये मेंशन करना भूल गई कि विहान कैसा दिखाता है, ये सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था। वो हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रहता था। अब आगे। विहान जोर से चिल्लाता है, आई विल किल यू मिस बकबक। आरव और रोहित के साथ साथ बाकी सब बॉडीगार्ड्स अपनी जगह पर ही जम गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की ने उनके बॉस को हिट किया। आरव विहान को सहारा देता है, लेकिन विहान उसे खुद से दूर झटक देता है। रोहित, यार ये मिस ब्यूटीफुल तो बहुत खतरनाक निकली, एकदम छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
आरव, हाँ भाई, मैं तो मिस ब्यूटीफुल का फैन हो गया। जिस आदमी को आज तक उसका बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं छू पाया, उसे इस जरा सी लड़की नहीं हिट दिया। वो लोग अपने हाई धुन में विधि की टेरिफिन करते जा रहे थे, तभी उनकी नज़र विहान की खतरनाक आंखों पर टी है जो गस से उन्हें घूर रहे थे, जिसे देखकर यूएन डॉनन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह चुपचाप अपने मुंह पर अंगुली रख लेते हैं। विहान अपने दांत पीसते हुए, बहुत हंसी आ रही है ना तुम दोनों को? आज से 1 महीने तक तुम लोग पूरे खुराना मेंशन के सफाई करोगे, और तो और तुम लोगों को खाना भी सिर्फ एक टाइम ही मिलेगा। ये सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि खुराना मेंशन बहुत बड़ा था, जिसे साफ करने में कम से कम 20 सर्वेंट लगते थे, और तब जाकर पूरा मेंशन 2 घंटे में साफ हो पाता था। लेकिन वह लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने एक शब्द और भी बोला तो उनके पनिशमेंट और बढ़ जाएगी। वो दोनों मन ही मन विधि को कोसने लगते हैं और उसका नाम मिस ब्यूटीफुल से बदलकर मिस आफत रख देते हैं। विहान वहां से चला जाता है और वह दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। विहान कार की बैक सीट में जाकर बैठ जाता है, रोहित ड्राइविंग सीट पर और उसके बगल में आरव। कार का माहौल एकदम गर्म था और विहान अभी बहुत गुस्से में था, क्योंकि इस लड़की ने उसका ईगो हट कर दिया था और अब वो विधि के साथ क्या करने वाला था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। आरव डरते हुए, विहान भाई तू ठीक है? विहान अपनी आंखें खोल लेता है और उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर आरव घबरा जाता है। मेरा मतलब है कि क्या फ्यूचर में मेरे चाचू बनने के चांसेस है? उसकी बात सुनकर विहान उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वह इस आदमी का सर फोड़ दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि भले वो जताता नहीं था, लेकिन आरव और रोहित उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और इसी बात का वो दोनों हमेशा फायदा उठाते थे। विहान उन दोनों को इग्नोर करके अपना फ़ोन ऑन करता है, तभी अचानक से उसके फ़ोन पर ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका नंबर सिर्फ गिने चुने लोगों के ही पास था। विहान उनमें से एक नोटिफिकेशन खोलकर देखता है तो वो किसी लड़की की प्रोफाइल थी और उसमें उसका बायोडेटा था। ऐसे ही एक नहीं बल्कि कम से कम 25-30 लड़कियों की प्रोफाइल थी। विहान चिल्लाते हुए, व्हाट द हेल, ये लड़कियों की प्रोफाइल किसने भेजी, और वो भी मेरे पर्सनल नंबर पर? लड़कियों की प्रोफाइल ये सुनकर ही आरव और रोहित के कान खड़े हो जाते हैं। आरव उससे उसका फ़ोन ले लेता है और वो फोटोज देखने लगता है। आरव, विहान भाई तू तो बहुत छुपा रुस्तम निकला, हमारे सामने तो लड़कियों से ऐसे दूर भागता हो मानो तू गे हो, और हमारी पीठ पीछे तूने शादी कॉम पर अपनी प्रोफाइल भी बना ली। यार मुझे पता नहीं है कि शादी कॉम कैसे काम करता है और उसकी प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, इसलिए जो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है मैं लिख दे रही हूँ। प्लीज़ गालियाँ मत देने लग जाना, क्योंकि कमेंट्स तो आप सब देते नहीं हो अनअम्यूज्ड। ये सुनते ही रोहित झटके से कार रोक देता है और पीछे मुड़कर विहान की तरफ देखने लगता है। उसके कार रोकते ही बॉडीगार्ड्स भी अपनी कार रोक देते हैं। विहान, व्हाट द एफ तारानकन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रोहित भी उसके फ़ोन में लड़कियों की फ़ोटो देखने लगता है और फिर मुंह बनाते हुए बोलता है, ये सब इतनी भी सुंदर नहीं है कि तू इनसे शादी करे, इससे अच्छा है कि तू मिस ब्यूटीफुल को ही पटा ले। क्या मस्त जोड़ी बनेगी तुम दोनों की, और तो तुम्हारे बच्चे भी कितने क्यूट होंगे ना। वह अपनी धुन में बोलता चला जा रहा था, तभी उसे कार का माहौल खराब होते हुए महसूस होता है। वह देखता है तो विहान उसे गुस्से से घूर रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी विहान का फ़ोन बजता है। आरव फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पर कर देता है तो दूसरी तरफ से किसी औरत की चीखती हुई आवाज़ आती है, हेलो तुसी विहान बात कर रहे हो? आवाज़ इतनी तेज थी कि वह तीनों अपने कान बंद कर लेते हैं। विहान कन्फ्यूज़न से फ़ोन देखने लगता है और बोलता है, जी आप कौन? वो औरत, तुसी मैनू पहचाना नहीं, मैं रुकको, ट्वाडी होने वाली धर्मपत्नी। ये नाम सुनकर वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। विहान इरिटेशन से, सॉरी मैं किसी रुकको को नहीं जानता, रॉन्ग नंबर। रुकको, अरे बयान विहान जी, मैं आपकी होने वाली पत्नी रुकको यानी रुकमणी, ये मेरा निकनेम है जी। ये सुनकर तो विहान मानो पागल होने वाला था। वह चिल्लाकर बोलता है, बकवास बंद करो। रुकको, अरे ऐसे कैसे जी, आपने ही तो शादी कॉम पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। मैंने तो जैसे आपके फोटो को देखा मैं तो पागल ही हो गई सी।
मैंने तो बोल दिया अपने बापू सा को कि अगर मैं ब्याह करना तो तेरे ही नाल वरना कुंवारी मर जाना हुआ। ये सुनकर तो रोहित और आरव अपना मुंह बंद करके सीट पर लेटकर हंसने लगते हैं और विहान उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। वो समझ गया था कि हो ना हो ये उसके शैतान बेटे का ही काम है। वो मन ही मन बोलता है, वेद यू विल बी रिग्रेट। वो उसका फ़ोन काट देता है और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। तभी दोबारा उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से फिर किसी लड़की की आवाज़ आती है, हेलो साहब, मैं मीना बोल रही हैं, मैंने आपकी प्रोफाइल शादी कॉम पर देखी। विहान फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आप मेरे को बहुत चंगे लगे और मुझे आपसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया। आप बताओ कि हम डेट शेट कब से शुरू करें। विहान कार की विंडो खोलकर अपना फ़ोन बाहर फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते करते हुए बोलता है, वेद आई विल किल यू माय सन। उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स सहम जाते हैं, लेकिन वेद का नाम सुनकर वह समझ चुके थे कि हो ना हो जरूर इस बार फिर उनके छोटे बॉस ने कोई नई शैतानी की है जो उनके बॉस पर बहुत भारी पड़ी है। विहान इस वक्त बहुत गुस्से में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके कानों में रोहित और आरव के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वह घूर कर उनकी तरफ देखता है, लेकिन आज वह दोनों किसी अलग ही मूड में थे और पागलों की तरह सीट पर लोटपोट होकर हंसते जा रहे थे। रोहित रुक्को की एक्टिंग करते हुए, हेलो तुसी मैनू पहचाना नहीं, मैं रुक्को, ट्वाडी होने वाली धर्मपत्नी। आरव हंसते हुए, हेलो साहब, मैं मीना। वो दोनों बहुत बुरी तरह से हंसे जा रहे थे। वहीं बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक बॉडीगार्ड दूसरे से, भाई क्या किसी ने बॉस की कार में लाफिंग गैस छोड़ी है क्या? दूसरा, भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आरव, हा हे भाई, मेरा हंस हंस कर पेट दुखने लगा है। विहान उसे घूरता है। कुछ ही सेकंड में वह दोनों कार से बाहर पड़े होते हैं। वही विहान स्पीड से कार लेकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद वह दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर से सड़क पर बैठकर हंसने लगते हैं। आधे बॉडीगार्ड विहान के पीछे चले जाते हैं। वहीं बाकी के बॉडीगार्ड्स कंफ्यूजन से उन दोनों को ही देख रहे थे। रोहित, यकीन नहीं होता कि आज हमारे डेविल खुराना, द विहान खुराना को किसी ने इस हद तक परेशान किया है। कुछ भी हो, आज का दिन हमारी फैमिली हिस्ट्री का सबसे मजेदार दिन था। उद्धरण चिन्ह। आरव, सही कहा, आज तो मजा ही आ गया। विहान की शक्ल देखी तूने? कुछ भी कहो, आज मुझे मेरे प्यारे भतीजे वेद पर बहुत प्यार आ रहा है। अब देखना ये है कि विहान वेद को क्या पनिशमेंट देने वाला है। वो दोनों भी दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और उनके साथ बॉडीगार्ड्स भी। वही एक छोटा सा घर जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। एक लड़की दबे पांव घर के अंदर घुसती है। अंदर हाल में अंधेरा था, जिसे देखकर वो राहत ही सांस लेती है और धीरे से बुदबुदाती है, लगता है हिटलर सो गई, चलो अच्छा ही है। वो अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन करती है और हल्के उजाले में ही आगे बढ़ती है। तभी अचानक से कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मी बचाओ भूत। वो अपनी आंखें बंद करके जोर से गाने लगती है, भूत राजा मेरे घर से जा, भूत राजा मेरे ना भूत खो पड़ी। थोड़ी देर तक जब उसे कुछ महसूस नहीं होता तो वो अपनी एक आंख खोलती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर से एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठती है। कौन है ये लड़की और क्या देखकर ये इतनी डर गई? विहान क्या करेगा वेद के साथ? 7 विधि और उसकी फैमिली, वेद की पनिशमेंट। शिवानी मीना जी, सुधीर जी, रवीना जी, रेखा जी, कमेंट्स के लिए थैंक यू। कल पहली बार थोड़े ज़्यादा कमेंट्स आए, जिसे देखकर अच्छा लगा। अन्नू, आपने कमेंट किया था कि आपको कुछ समझ नहीं आया, आप बता सकती है कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर भी 1800 वर्ड्स का दिया था। आज का चैप्टर 2090 वर्ड्स। अब तक आपने पढ़ा। वही एक छोटा सा घर जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। एक लड़की दबे पांव घर के अंदर घुसती है। अंदर हाल में अंधेरा था, जिसे देखकर वो राहत ही सांस लेती है और धीरे से बुदबुदाती है, लगता है हिटलर सो गई, चलो अच्छा ही है। वो अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन करती है और हल्के उजाले में ही आगे बढ़ती है। तभी अचानक से कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है,
मम्मी बचाओ भूत। अब आगे अपने फोन की स्क्रीन ऑन करती है और हल्के उजाले में ही आगे बढ़ती है, तभी अचानक से कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मी बचाओ भूत। वो अपनी आंखें बंद करके जोर से गाने लगती है, भूत राजा मेरे घर से जा, भूत राजा मेरे घर ना आ, भूत खोपड़ी। थोड़ी देर तक जब उसे कुछ महसूस नहीं होता तो वो अपनी एक आंख खोलती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर से एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठती है। उसके सामने दो लड़कियां खड़ी हुई थी जिन्होंने खुद को सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था और खुद के चेहरे पर अजीब सा वाइट कलर का मेकअप किया हुआ था, जिसे देखकर विधि जोर से चिल्लाती है और नॉन स्टॉप बोलने लगती है, देखो चुड़ैल आंटी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा खून मत पीना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए तो मच्छर भी मेरे पास नहीं आते। आप हमारी पड़ोसन के घर जाओ, वो एकदम मोटी भैंस जैसी है, उनकी बॉडी में आपको काफ़ी सारा खून जाएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। इतना बोलकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे किसी जोर से हंसने की आवाज़ आती है और उसी वक्त पूरे घर की लाइट ऑन हो जाती है। वह देखती है तो सामने उसकी 5 साल की बेटी विशु जोर जोर से हंस रही थी और उसके बगल में खड़ी दोनों लड़कियां जो भूत बनी हुई थी वो भी जोर जोर से हंस रही थी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर उन लड़कियों के सिर पर तपली मरते हुए बोलती है, रिद्धि सिद्धि, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम लोगों का क्या होता। विशु, मम्मा यह आपकी पनिशमेंट थी ताकि आप अगली बार घर जल्दी आओ। विधि उन दोनों उन सब को घूर कर देखती है और बोलती है, तुम लोग बहुत बुरे हो, जाऊं, मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। वह काउच पर जाकर बैठ जाती है। रिद्धि सिद्धि उसके पास आते हैं और बोलती हैं, अरे मेरी विधु मुझसे गुस्सा हो गई, चलो कोई ना, हम उससे मना लेते हैं। वो तीनों मिलकर उसके पेट में गुदगुदी करने लगती हैं, जिससे विधि हंसते हंसते काउच पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। रिद्धि, अच्छा विधु, तू इतनी लेट कैसे हो गई? ये सुनकर विधि का फेस एकदम सीरियस हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों भी समझ जाती हैं कि जरूर विधि के साथ कुछ हुआ है। विधि बात बदलते हुए, विशु रात ज्यादा हो गई है, चलो मैं आपको सुला दूं। सिद्धि, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं विशु को सुला दूंगी। विधि अपने रूम की तरफ चली जाती है, वही सिद्धि विशु को लेकर उसके रूम में चली जाती है। रिद्धि विधि के लिए डिनर गर्म करने लगती है। चलो तब तक मैं आप लोगों को विधि और उसकी छोटी सी फैमिली से मिला दूं। विधि, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। जितनी खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा शरारती है ये अभी MBA कर रही है और लास्ट ईयर में है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ अपनी बहन से करती थी और अब अपनी बहन की बेटी यानी विशु से। विधि की बहन ने अपनी फैमिली के खिलाफ शादी करी थी, लेकिन विशु को जन्म देने के 1 महीने बाद ही उनका और उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था। विधि के फैमिली विशु को अनाथ आश्रम भेजना चाहती थी, लेकिन विधि ने सबसे झगड़ा करके विशु को अपने साथ रखा और सबकी नज़रों में उसकी मां बन गई। उसने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया क्योंकि वो लोग विशु के साथ बुरा बर्ताव करते थे। वो अपनी 2 दोस्तों रिद्धि सिद्धि के साथ बेंगलुरु में रहने लगी। रिद्धि सिद्धि ये दोनों अनाथ हैं। इनकी मुलाकात विधि से 5 साल पहले हुई थी, जब विधि विशु को लेकर बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी। उसके बाद ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और एक साथ रहने लगे। विधि, रिद्धि और सिद्धि ये तीनों ही कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करती हैं और घर का खर्चा चलाती हैं। तीनों ही बहुत टैलेंटेड है। विशु को सुलाने के बाद सिद्धि हॉल में आती है तो देखती है कि विधि डिनर कर रही है। डिनर के बाद सिद्धि उससे पूछती है, विधु जो कुछ हुआ मुझे सब बताओ। विधि उसे विहान के साथ उसके फर्स्ट एनकाउंटर के बारे में सब बताती है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताती कि किसी ने होटल में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ये बताया तो उसकी ये दोनों खतरनाक दोस्त उस बुढ़े को छोड़ेंगी नहीं। वह अच्छे से जानती थी कि वह आदमी बहुत पैसे वाला है और वह तीनों उससे नहीं जीत सकते, इसलिए वह इस बात को छुपाना ही सही समझती है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती है। रिद्धि, विधु बेबी, तूने अपनी फर्स्ट किस किसी स्ट्रेंजर को दे दी? विधि मासूम सा चेहरा बनाकर, गलती से हाँ। सिद्धि एक्साइटमेंट में,
क्या वो हैंडसम था? ये सुनकर विधि विहान के हैंडसम फेस के बारे में सोचने लगती है और उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत छा जाती है। उसे ब्लश करता देख रिद्धि उसे गुदगुदी करते हुए पूछती है, पक्का वो बहुत हैंडसम होगा, इसीलिए तो हमारी विधि बेबी ऐसे शर्मा रही हैं। विधि अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर करके बोलती है, तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो अकड़ू इंसान है और बदतमीज भी। अगली बार अगर वह मुझे मिला तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। हुआ सिद्धि उसके गाल खींचते हुए, अच्छा ठीक है, ऑलरेडी काफी रात हो चुकी है, चलो जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि विशु के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। ये सुनकर विधि थोड़ा उदास हो जाती है, जिससे रिद्धि और सिद्धि समझाती हैं। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती हैं, डोंट वरी बेबी, सब सही होगा। विधि हाँ में सिर हिला देती है। विशु के स्कूल में सबको लगता था कि विधि एक सिंगल मदर है, जिस वजह से कई लोग उस पर गंदे गंदे कमेंट भी करते थे। लेकिन विधि अपनी प्यारी विशु के लिए कुछ भी सहने को तैयार थी। वही खुराना मेंशन। विहान गुस्से से घर पहुंचता है। बिजी जो हॉल में ही थी, वह विहान के चेहरे पर गुस्सा देखकर समझ जाती हैं कि पक्का वेद की वजह से वो गुस्सा है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती क्योंकि वेद की शरारत में हाथ तो उनका भी था। वह जल्दी से किचन की तरफ जाने लगती हैं, तभी विहान उन्हें पीछे से टोंट करता है, ऐसे काम क्यों करती हैं बीजी, जिसकी वजह से आपको छुपना पड़े। बीजी हकलाते हुए, कौन कौन सा काम, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारे लिए पानी लेने जा रही थी। विहाना, मुझे लगता है आपको अब छुट्टी की जरूरत है, इसीलिए कल आप अपने गांव जा रही हैं। ये सुनकर बीजी हैरान हो जाती हैं, लेकिन फिर थोड़ा नाटक करते हुए बोलती हैं, हे भगवान, यह आप क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। मैंने इसे इसकी माँ बनकर पाला, बचपन में इसकी पोटी साफ करी और अब यह मुझे घर से निकाल रहा है। ये देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। विहान जो पहले से ही बहुत इरिटेट था, वह अपना सिर सहलाते हुए बोलता है, बीजी मुझे लगता है कि आपके ऊपर वेद का काफी असर हो रहा है। आज जो आपने किया है ना, उसके पनिशमेंट तो आपको भी मिलेगी और आपके लाडले को भी। वैसे है कहाँ जनाब। बीजी रूम की तरफ इशारा करती हैं तो विहान लंबे कदमों से वेद के रूम की तरफ चला जाता है। बीजी भी उसके पीछे आती है। वेद आराम से सो चुका था। उसके मासूम फेस को देखकर विहान अपना गुस्सा हो जाता है और उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगता है और उसे किस करके अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और रूम की लाइट ऑफ करके बाहर आ जाता है। बीजी उसके पास आकर, विहान बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम शादी और प्यार जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वेद अभी बहुत छोटा है और उससे माँ की जरूरत है। बिना माँ का जीवन कैसा होता है ये तुम अच्छे से जानते हो। उसे बस एक माँ चाहिए जो उससे प्यार करे। स्कूल में भी बच्चे उसे ये बोलकर परेशान करते हैं कि उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई। तुम एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो, अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। उन्होंने विहान के पुराने जख्म ताज़ा कर दिए थे। वो अपने स्टडी रूम में जाता है और सिगरेट जलाकर कश भरने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने विधि का मासूम चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी सिगरेट जमीन पर फेंककर अपनी जूतों से मसलने लगता है और अपने फ़ोन से रोहित को कॉल करके बोलता है, कल सुबह मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो तुम नाइजीरिया जाने के लिए तैयार रहो। उसकी बात सुनकर रोहित, जो आराम से बिस्तर पर लेटा था, उसकी नींद उड़ जाती है और वो विहान को कोसने लगता है। वही विहान विधि के बारे में सोचते सोचते स्टडी रूम में ही सो जाता है। अगली सुबह विहान 6 बजे ही गार्डन में बैठा हुआ था और उसके सामने वेद और बीजी गार्डन के चक्कर लगा रहे थे। उन्हें ये पनिशमेंट विहान ने दी थी। रोहित और आरव अभी जिम में थे। वेद, जिसने ब्लू कलर की छोटी सी स्पोर्ट पैंट और टी शर्ट पहनी थी, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। वो भागते हुए बीच में ही रुक जाता है और हाफते हुए बोलता है, आई एम सॉरी डैडा, पक्का अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे पैरों में दर्द होने लगा है। विहान उसे घूरते हुए, जब तुम इतना एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हो तो तुम्हारा सिर नहीं दर्द करता। वेद, डैडा मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बीजी का आइडिया था। बीजी हाफते हुए उसके पास आती है और उसे घूरते हुए उसके कान खींचकर बोलती है,
छोटे चूहे, एक तो तुमने मुझे फंसा दिया और अब सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। वेद, ओ बीजी छोड़ो, मुझे लग रही है। विहान, अगर आप लोगों की नौटंकी खत्म हो गई हो तो रनिंग स्टार्ट करो। बीजी और वेद दोनों एक साथ उसे घूरते हुए डेविल खुराना हुआ। विहान उनकी बचकानी हरकतें देखकर सिर हिला देता है। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद आरव वेद को स्कूल ड्रॉप करने चला जाता है और रोहित, विहान ऑफिस चले जाते हैं। क्या विहान बीजी की बात मानकर किसी से शादी करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। विहान की फैमिली और वेद की सच्चाई आपको आगे पता चलेगी। कोष्टक